हमको और एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन का भी काम हो और हमारा जो जाइगेंटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट भी काम हो। तो वो क्या चीज़ है? तो एक अल्टरनेटिव हम लोगों को अभी बहुत जरूरी है, वो कार्बन को हम लोगों को कैप्चर करना है, उसको जी यूटिलाइज करना है, उसको सिक्वेस्ट्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए अभी हम लोगों को रिसर्च का बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, हो सकते हैं डायनामिक सोर्स ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से हमको हम्म, कैप्चर करना पड़ेगा। स्टैटिक सोर्स हो सकता है एक प्रोसेसिंग यूनिट, फैक्ट्री और मे बी हाउस होल्ड, जहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें। तो स्टैटिक सोर्स से, डायनेमिक सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करना पड़ेगा। इनोवेटिव टेक्निक हम लोगों को उसके लिए सोचना पड़ेगा, वेदर द जी प्रेजेंट डे एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हाइड्रेशन आर सफिशिएंट, और नया कुछ को हम लोगों को उससे कैप्चर करना पड़ेगा। कैप्चर के बाद क्या करेंगे? कैप्चर जी करने के बाद इन सिटू में वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिर इनोवेटिव टेक्निक डेवलप करना है। जैसे हम लोग कुछ कैटालिटिक रिएक्शन से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो यूजेबल प्रोडक्ट क्या है? वो यूजेबल प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बोनेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो उसके लिए अगेन कौन सा केमिकल रिएक्शन, कौन सा कैटालिटिक एजेंट यूज करने से बहुत इजीली वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कार्बोनेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर कार्बोनेट में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो कार्बोनेट हमारा बहुत पर्पस के लिए यूज होता है। उससे हमारा कार्बोनेट से आपका ड्रग्स भी बन सकता है। कार्बोनेट से जो हम लोग एक क्ले और सीमेंट मटेरियल और मे बी वाटर सॉफ्टनर, और उसमें हमारे ड्रग्स के बिना इसके बहुत तरह चीज ग्लास फैक्ट्री में यूज कर सकता है। तो ग्लास है, ड्रग्स है, केमिकल्स है, हाई वाटर सॉफ्टनर है, सीमेंट जैसे मटेरियल बिल्डिंग के लिए, तो बहुत तरह काम के लिए अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। और एक तरीका है जहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के बाद हम लोग उसको मिथानॉल और डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकता है। और वो मिथानॉल एंड डेरिवेटिव भी बहुत काम में यूज होता है। उससे हमारा सिंथेटिक फैब्रिक्स और some sort of plywood or maybe paint, agrochemicals और many other प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकता है। दिस इज वन वे दैट कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंट वे में कैप्चर करके फिर उसको यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, जो हमारा रेगुलर लाइफ में काम में आता है। तो अब एक एक कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज अभी तक हमारा अगर ग्रीन एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में रेनेशन ना आए, तो एटलीस्ट हमारा पास, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रेडिक्ट किया है अगला 2-3 डिकेड अभी भी हम लोगों को एनर्जी वो फॉसिल फ्यूल से ही आएगा। जब सिचुएशन ऐसा है, जो फॉसिल फ्यूल बिना हमारा जाइगेंटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पा रहा, तब हम लोगों को एक कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन एंड यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा, प्रोडक्ट अलावा, हम यूजेबल प्रोसेस में भी कर सकता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जगह में जो डिप्लीटेड पर्टिकुलरली ऑयल एंड गैस प्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पर हेवी ऑयल है, उसको अभी भी हम रिजर्वर से प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो उसी पर्टिकुलर रिजर्वर में एक कार्बन डाइऑक्साइड का अगर फ्लडिंग कर देंगे तो उसमें हमारा एनहांस ऑयल रिकवरी हो सकता है। हमारा इंडियन ओशियन में ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस हाइड्रेट रिजर्व है। जो गैस हाइड्रेट अगर 10% प्रोड्यूस करेंगे, हमारा 100 ईयर्स का एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट होगा। एंड गैस हाइड्रेट में है क्या? 99.9% मीथेन है। जो मीथेन को बर्न करता है, मीथेन कंटेन्स ओनली वन कार्बन। इट इज द ग्रीन, आई से दैट लोएस्ट polluted hydrocarbon energy, only one carbon. But other natural gas and oil and coal में lot of carbons are there, and that carbon produce huge amount of carbon dioxide. तो मीथेन इतना अमाउंट स्टोर्ड है गैस हाइड्रेट का फॉर्म में इंडियन ओशियन। अगर उस रिजर्वर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इंजेक्ट कर देंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन से वो मीथेन निकल के आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर सिक्वेस्टर हो जाएगा। तो इसमें भी दो चीज हो जाएगा, हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्टर भी हो गया, हमारा क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो मेन फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड वो चला गया उधर, और उससे हम
मीथेन को प्रोड्यूस कर पाया है, और वो मीथेन हमारे एनर्जी ग्रुप में बहुत काम में आता है। मैंने बताया इतना तरह चीज। और हम जियोलॉजिकली सिक्वेस्टर भी कर सकता है। कुछ डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड है, सब वॉल्केनिक सेडिमेंट्स है, सब ओशियनिक सेडिमेंट्स है, एंड डीप कोल्ड सीम्स है। वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग पंप इन कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर मिलियन ऑफ ईयर स्टे कर सकता है, वहां पर वो निकल के नहीं जाएगा। तो अगर हम लोगों को, इसका मतलब दो ही तरीका है कार्बन क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एक तो हम लोग अगर सक्सेसफुल हो जाएंगे इन रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी, जितना सारी मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है उसी सेक्टर जी। में, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने का संभावना नहीं रहेगा, बिकॉज ग्रीन एनर्जी। अगर उसमें सक्सेसफुल ना हो फिर भी जाइगेंटिक एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारा फॉसिल फूड से आ जाएगा। अगर हम लोग कार्बन CCUS बोलता है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होगा, वो बहुत पर्पस में यूजफुल हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, जी। यूजफुल प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोसेस, इवन जियोलॉजिकली सिक्वेस्टर, तो जाएगा ही नहीं। तो अभी हम लोगों को मिटिगेशन के लिए एक जो प्रोसेस है, रेनेसा और ब्रेक थ्रू करना ग्रीन एनर्जी में, इतना सारी अवेलेबल ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। अगर उसमें सक्सेसफुल ना हो तब हमारे सडनली तो कार्बन फॉसिल फ्यूल के बंद नहीं कर सकता है, तो उसका इस्तेमाल करके हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा हम CCUS से उसको मिटिगेशन करेंगे, सो दैट वो एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होगा। इसके अलावा जो मिटिगेशन का और भी तरीका होता है, स्लोली जी। हम लोग को ट्रांजिशन स्टेट लेना है, जो फॉसिल फ्यूल से लो कार्बन टू एनवायरनमेंट सेफ एनर्जी रिसोर्स में जाना है। स्लो ट्रांजिशन करना पड़ेगा, सडनली नहीं होगा। वो स्लो ट्रांजिशन कैसे करेंगे? वो स्लो ट्रांजिशन पॉसिबल हमारा देश के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम जिस इंडियन जियोग्राफिक लोकेशंस में है, तो हमारा साधन का जो टेम्परेचर है वो टॉपिकल है। हम जो जी। नॉर्दर्न में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा टेम्परेचर टेम्परेट हो जाता है, वहाँ का कंडीशन। फिर फार्दर नॉर्थ में जाता है, अल्पाइन हो जाता है। तो गर्म से थोड़ा ठंडा और ज़्यादा ठंडा, ये हमारा जियोग्राफिक लोकेशंस में इस जगह में है। हमारा देश में एग्रीकल्चरल सेंट्रिक रूरल इकोसिस्टम है। हमारा देश में इंडस्ट्री बेस्ड अर्बन इकोसिस्टम है। हमारा पास मिक्स कोल बियरिंग सेडिमेंटरी फॉर्मेशंस है, अलॉन्ग विद गैस बियरिंग सेडिमेंट्स है। ह्यूज कोस्ट लाइन है, जहां पर आपको राउंड ईयर बहुत सारी सनशाइन एंड विंड रहता है। हिमालय में भी बहुत सारी जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स रहता है। तो ये जो हमारा कंट्री का जियोग्राफिक लोकेशंस है, हमारा डिफरेंट पार्ट का एनर्जी, डिफरेंट तरह का एनर्जी रिक्वायरमेंट से मीट कर सकता है। इसमें जो मैंने कहा रहा हूँ अभी एट दिस मोमेंट नॉट पॉसिबल है, तो हम लोगों को अगला डिकेड में, फ्यूचर डायरेक्शन में ये करना पड़ेगा, एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, जिसमें 2 और 3 एनर्जी रिसोर्स को एक साथ में टैप करके 1+1 11, इसको कहते हैं हम लोग सिनर्जी। जैसे सोलर्स के अगर डिपेंड करके एनर्जी बनाने लगेंगे उतना हमारा जनरेट नहीं हो पा रहा, विंड से उतना जनरेट नहीं हो पा रहा, जियोथर्मल से उतना जनरेट नहीं हो पा रहा, लेकिन तीनों को एक साथ में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के माध्यम अगर एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेंगे तो 1+1+1 एटलीस्ट 11 कर सकता है, इंस्टेड ऑफ 3। जी। दैट इज द सिनर्जी, एंड दैट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। एंड डिफरेंट जगह में जिस तरह से एनर्जी रिसोर्स है, ग्रीन एनर्जी हो, इवन नेचुरल गैस हो, उसको कंबाइन करके जी। करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कम होगा। क्लाइमेट चेंज का जो हम लोग 2050 में कार्बन न्यूट्रलिटी का बात किए हैं, 2070 में जो नेट जीरो कार्बन का बात करेंगे, आई थिंक वो 100% पॉसिबल होगा जब हम लोग इस जी। दिशा में काम करने लगेंगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कलाचंद साईं। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि किस तरह से हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके असर को कम कर सकते हैं। किस तरह हम जो ईंधन की खपत है, जिसमें फॉसिल फ्यूल की आप बात करें, उसको कम किया जा सकता है। किस तरह जो वैकल्पिक स्रोत हैं ऊर्जा के, उसकी तरफ मुड़ा जा सकता है, और इस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ें, और किस तरह से वैज्ञानिक इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और तमाम तरीके खोजे जा रहे हैं कि किस तरह से
धरती का तापमान और ना बढ़ने पाए और हमारे जो तमाम चीज़ें जिन पर इसका असर पड़ रहा है, चाहे हमारी आपने वाटर की बात की और सभी चाहे हमारी एग्रीकल्चर की बात की, सभी चीज़ों पर इसका असर पड़ेगा अगर धरती का तापमान बढ़ता है तो। लेकिन इस दिशा में एक तरह से सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए जिससे कि धरती का तापमान ना बढ़े और क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट इमरजेंसी की जिस तरह हमारे वैज्ञानिक एनवायरमेंटलिस्ट बात कर रहे हैं उसे रोका जा सके। तो आपके कंक्लूडिंग कमेंट डॉक्टर कलाचंद साहब। तो लास्ट मैं कहना चाहता हूँ, देखिए किसी कंट्री का ग्रोथ के लिए जैसे एनर्जी ज़रूरत है, जी। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा, ऐसे एनर्जी हम लोगों को रिसर्च के थ्रू और मे बी हम लोगों को कुछ डिस्कवरी करना पड़ेगा, जिससे हमारा जी। एनर्जी रिक्वायरमेंट एक तरह मीट हो और दूसरा तरह हम लोगों को देखना पड़ेगा उसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर में हम लोग कुछ मुसीबत में ना फंस जाए, जैसे जी। उससे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ना निकले। अगर इन द बिगिनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं निकले, कम मात्रा में निकले, स्लोली हम लोगों जी। को वो ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा, जहाँ हम 10 साल के बाद, 15 साल के बाद वो कंप्लीटली वो नेट जीरो कार्बन का जो बात हो रहा है, उसका दिशा में जा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास इतना सारी रिसोर्सेस है, हमारा नॉट ओनली हमारा इंडियन कंट्री में, पूरा देश में, एंड ह्यूमन रिसोर्स भी है एज वेल जी। एज नेचुरल रिसोर्स भी है। तो उसको इस तरह से इस्तेमाल करने के बाद हम लोग जो क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन मेजर का बातें करता है, और पर्टिकुलरली हमारा देश में फ्यूचर इमर्जिंग एनर्जी रिसोर्स क्या है। अभी हाल हाल में हम लोग को एक बुक भी हम पब्लिश किए हैं, जिस बुक में हम टाइटल दिया है इमर्जिंग एनर्जी रिसोर्सेस इन इंडिया, and that has been published by me and one Sukanto Rai and Professor Harsh Gupta। and यहाँ पर हम लोग विस्तरित जानकारी दिए है, जो हमारे जी। इंडिया में जो ग्रीन एनर्जी का बात कर रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का जी। बात कर रहा है, उसमें कितना सारी एनर्जी रिसोर्स उसको कैसे हार्नेस किया सकता है, उसके लिए अभी इंडिया में स्टेटस क्या है रिसर्च का, ग्लोबल में स्टेटस क्या है रिसर्च का, इसको आगे बढ़ाने का बहुत सही संदेश इस किताब में है। इसमें हम लोग गैस हाइड्रेट्स के बारे में बताया है, विंड एनर्जी के बारे में बताया है, ओशियन एनर्जी के बारे में बताया है, हम लोग सोलर एनर्जी के बारे में बताया है, वेस्ट टू एनर्जी जी। बहुत इंपॉर्टेंट उसका बारे में बताया है, सेल गैस, कोल्ड बेड मीथेन, उससे हम किस तरह से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो बहुत तरह चीज इसी पर्टिकुलर बुक में है, एंड इसका हमारे देश में स्टेटस क्या है, विदेश में स्टेटस क्या है, और इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग जो बातें कर रहे हैं, जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑफ लो कार्बन एंड दैट एनवायरमेंट सेफ एनर्जी रिसोर्स सप्लाई is the mantra to mitigate the climate change and meet the gigantic energy requirement of our country as well as the global energy requirement। तो ये मैं बहुत लोगों को पढ़ने के लिए जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया पब्लिश किए हैं। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इससे हम लोग इस्तेमाल करके रिसर्च करके डेफिनेटली जिस दिशा में इवन हम लोगों को बताया है कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में, नेट जीरो कार्बन के बारे में, हम उम्मीद करते हैं उसी दिशा में हम लोग सफल होंगे, उसी दिशा में हम लोग क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट एज वेल एज एनर्जी रिक्वायरमेंट कर पाएंगे।